शांत रही ना, ठीक है। चलो, चैप्टर का पहला नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। बहुत छोटे वीडियोस में और बहुत कम समय में ये चैप्टर्स कराएंगे और वही कराएंगे जो एग्जाम में आना जरूरी है, ठीक है। तो रसायन की मूल अवधारणाएं, जिसमें जो पहला नियम आता है वो आता है रासायनिक संयोग का नियम। एक्चुअली रासायनिक संयोग के नियम क्या है? जितने भी हमारे आसपास द्रव्य बने, जितने भी पदार्थ बने हैं, वो सब छोटे छोटे परमाणुओं से, छोटे छोटे कणों से जुड़कर बने हैं। तो द्रव्य का निर्माण किस नियम के आधार पर हुआ, उसी नियम को हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग का नियम। बेसिकली हम लोग 5 नियम पढ़ते हैं रासायनिक संयोग के नियम के आधार पर। जो पहला नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बारी बारी से पढ़ते रहेंगे। पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? देखो, मान लो कोई अभिक्रिया है, जैसे लिख दिया Mg+O2 gives to MgO। अगर इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का हम लोग अगर द्रव्यमान निकालें तो एक मैग्नीशियम का 2 होता है, तो 2 × 12। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 32। और यहाँ पर 2 मैग्नीशियम का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16। अगर यहाँ देखें तो 24 और यहाँ देखें तो 32। अगर इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 56। इसी तरीके अगर इसको जोड़ें तो 6 2 8 1 1 2, यानी कितना आ जाएगा? 56। अगर हम देखें इस रासायनिक अभिक्रिया में ये अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है। ये हम लोग लेते हैं, जब आपस में मिला दें तो उत्पाद बनता है। अगर इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया में हम अभिकारकों का द्रव्यमान देखें तो कितना निकल रहा है? 56। और अगर हम उत्पादों का द्रव्यमान देखें तो कितना निकल रहा है? 56। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के हमेशा बराबर होता है। कोई भी तुम रासायनिक अभिक्रिया ले लो, इस दुनिया में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लो, हर एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो द्रव्यमान होगा वही उत्पादों का द्रव्यमान होगा। यानी कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। जो हम द्रव्यमान होता है बाद में भी वही द्रव्यमान रहता है। तो इस नियम को हम क्या बोलेंगे? इस नियम को बोलेंगे, चाहो तो एक बार लिख सकते हो, हम कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। हम क्या बोलेंगे एक बार फिर से समझना। हम कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। बात समझ में आई? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? जो हमने बोला उसको एकदम स्लो आवाज में करके जो अभी नियम बोला उसको तुम लिख भी सकती हो। समझ में आया? चलो आगे चले दूसरे नियम पे। आगे है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सबको आ गया भैया? बताओ जरा, कोई दिक्कत है इसमें? सबको आ गया? इसके बाद चलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा जो नियम है उसे कहेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? हम कहेंगे स्थिर अनुपात के नियम में यह होता है कि कोई भी अगर इस दुनिया में यौगिक है, वो यौगिक चाहे जहां पाया जाए, चाहे जहां से निकाला जाए, अगर वो यौगिक है तो उस यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहेगा। जैसे हम एक उदाहरण दें, जैसे H2O है, मान लो एक वाटर टैप से निकाला गया, एक वाटर मान लो तालाब का है कहीं, एक वाटर मान लो झरने से गिर रहा है, तीनों में ही H2O होगा। और अगर तीनों में ही H2 और O का द्रव्यमान निकालें तो यहाँ H2 का द्रव्यमान मान लो 2 है और यहाँ कितना है? ऑक्सीजन का 16। अभी हुआ था क्या? बिल्कुल जस्ट ठीक है। तो दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। हमने क्या बताया? स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? हमने कहा इस दुनिया में कोई भी यौगिक हो, चाहे वो कहीं से भी निकाला जाए, कहीं का भी हो, उसमें हमेशा तत्वों का द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है। जैसे ये जल है, ये जल पहले टब से निकाला गया, फिर ये जल मान लो तालाब का है और मान लो ये झरने का जल है। पर अगर तुम इस जल में देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात तो क्या है? 1:8। यही जल तालाब से निकाला गया
पर फिर भी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 1 अनुपात 8 है। और झरने से गिर रहा तो भी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 1 अनुपात 8 ही है। तो हमने ये देखा चाहे वो पानी जो पानी वाला यौगिक है, चाहे वो टूटी से हमारा आ रहा हो, चाहे तालाब से आ रहा हो, चाहे झरने से आ रहा हो, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है हमेशा निश्चित है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ये यौगिक दुनिया में कहीं पर भी पाया जाएगा, इस यौगिक में जो तत्वों का द्रव्यमान है ये हमेशा क्या है, निश्चित है, ना तो ये कम होगा ना तो ये ज्यादा होगा। तो यही स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि किसी भी यौगिक में, पानी हमारा एक यौगिक होता है, किसी भी यौगिक में तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा निश्चित रहता है, ये बदलता नहीं है। तो हम कहेंगे स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है, इसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। बात समझ में आई? ये स्थिर अनुपात का नियम है। बताओ भाई, ये दोनों नियम समझ में आए कि नहीं आए? चलो तीसरा नियम जो है उसे कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है? देखो जैसे मान लो दो तत्व हैं, एक कार्बन ले लें, एक ऑक्सीजन ले लें। एग्जांपल में देखो, जैसे दो तत्व हैं, एक कार्बन ले लें और दूसरा क्या ले लें, ऑक्सीजन ले लें। तो कार्बन का अगर हम द्रव्यमान देखें तो हमको पता है कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखें तो कितना होता है, 16। अब कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर हम दो अलग अलग तत्व बनाते हैं। सी और ओ से मिलकर हमने एक बनाया तत्व CO, और सी और ओ से एक तत्व ने मिलकर क्या बनाया, CO2। सी और ओ से हमने दो तत्व बनाए, एक CO बनाया, देखो ये भी सी और ओ से मिलकर बनाया, एक CO2 बनाया, ये भी किससे मिलकर बना, सी और ओ से। अगर हम CO में समान तत्व कौन कौन से दिख रहे हैं, सी और CO2 में, बताओ जरा। सी दिख रहा है। सी जब हम दो तत्वों से दो अलग अलग यौगिक बनाए, सी और ओ से हमने एक CO बनाया और एक क्या बनाया, CO2। CO2 भी सी और ओ से मिलकर बना है, CO भी क्या मिला है, सी और ओ से, पर दोनों ये अलग अलग है। तो जब दो अलग अलग तत्व बनाएंगे हम दो तत्वों से, तो उन दो जो तत्व बनाए, जो दो यौगिक बनाए, उनमें से जो समान परमाणु है उनको हटा लें। तो इसमें सी और इसमें सी समान दिख रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। जो असमान दिख रहे हैं, कौन दिख रहे हैं, सी तो समान दिख रहे हैं, असमान ये दिख रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, भार कितना होगा, 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो इसका भार क्या होगा, 32। तो अगर हम इसके भार का अनुपात देखें तो हम कहेंगे 16:32 यानी कि 1/2 यानी कि 1:2। तो हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम दो तत्वों से दो अलग अलग तत्व बनाते हैं तो इन दो अलग तत्वों में जो समान परमाणु है उसको छोड़ दो, जो भिन्न भिन्न परमाणु हैं उनके जो द्रव्यमान है इनका जो अनुपात है, देखो सरल अनुपात निकल रहा है। क्या ये दशमलव में निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ये किसमें निकल रहा है, सरल अनुपात। अगर ये निकलता 1.2:2.3 तो ये सरल ना होता, ये किसमें होता, दशमलव में होता। पर अभी हमने देखा ये क्या निकल रहा है, सरल निकल रहा है। यही गुणित अनुपात का नियम है। तुम देख सकते हो परिभाषा क्या लिखी है, लिखा दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते। तो देखो दो तत्व मिल रहे हैं तो दो अलग अलग प्रकार के यौगिक बना रहे हैं, तब उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, तो हमने कहा तब उनमें से तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, विभिन्न है तत्व, विभिन्न तत्व के द्रव्यमान का अनुपात क्या है भैया बताओ जरा, गुणित है या सरल है, इसे ही क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम बोलते हैं। बात समझ में आई, गुणित अनुपात का नियम क्या है या सरल अनुपात का नियम क्या है, बताओ भैया। ये डेफिनेशन लिख लो। हम कहेंगे दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो अन्य तत्व के द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं का अनुपात गुणित होता है। यही गुणित अनुपात का नियम है। बताओ भैया इनमें से क्या नहीं समझ में आया। कल हमने 3 नियम पढ़ाए थे, आज चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। हम लोग समझेंगे सबसे पहले व्युत्क्रम अनुपात का नियम होता क्या है। हम दो तत्व ले लेते हैं, हमारी बात बहुत अच्छे से समझना। एक कार्बन एक सल्फर, ठीक है, दो तत्व ने ले लिया, एक कार्बन ले लिया एक सल्फर ले लिया। अब हम एक नया तत्व लेते हैं
जिस तत्व की हम कार्बन के साथ भी क्रिया कराएंगे और जिस तत्व की हम सल्फर के साथ भी क्रिया कराएंगे। जैसे हमने ले लिया ऑक्सीजन, अगर हम इस कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा CO2, और अगर हम इस सल्फर की इसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा SO2। एक बार फिर से रिपीट करा, हमारी बात को अच्छे समझना। हमने दो अलग अलग तत्व ले लिए C और S। अब हम एक ऐसा तत्व लेंगे जिस तत्व की हम इसके साथ क्रिया कराएंगे और जिस तत्व की हम इसके साथ क्रिया कराएंगे। तो हमने एक ही तत्व लिया, उसी तत्व की हमने जब इसके साथ क्रिया कराई तो हमारा बना CO2, और जब इसी तत्व की हमने इसके साथ क्रिया कराई तो क्या बना SO2। अगर हम देखें तो हमको पता है इसमें कार्बन का भार होता है 12 और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो दो ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा 32। अगर हम यहाँ सल्फर में देखें तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, यानी कि परमाणु भार क्या होता है 32, तो सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो O2 का कितना हो जाएगा 32। अब हमारी बात अच्छे से समझना, इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखना, जब C और S आपस में कंबाइन होते हैं, अपने आप में जो 5 नियम है रासायनिक संयोग में, उसमें सबसे कठिन नियम ये है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना, बाकी सब समझ में आ जाएंगे, ये नहीं समझ में आता है। इसलिए अब अगर C और S आपस में कंबाइन करते हैं तो बनता है CH2। क्या बनता है CH2। अगर यहाँ पे C का देखोगे भार तो 12, एक सल्फर का 32 होता है, तो दो सल्फर का भार क्या होगा 64। हम पूरा प्रोसेस एक बार फिर से समझा रहे हैं, एक बार इसको फिर से समझो, क्योंकि पांचों नियम में सबसे कठिन नियम ये है। थोड़ा सा अगर समझोगे तो बहुत आसान का नियम है। हमने सबसे पहले दो अलग अलग तत्व लिए, कार्बन और सल्फर, फिर हमने एक तत्व लिया, उस तत्व की हमने कार्बन के साथ पहले क्रिया कराई तो बना CO2, फिर उसी तत्व की हमने जो दूसरा तत्व लिया था सल्फर, उसके साथ क्रिया कराई तो क्या बना SO2। सबसे पहले इन दोनों में हमने क्या करा, जो समान तत्व थे, अगर इन दोनों में देखो जो दो उत्पाद बने, इसमें O2 समान है, O2 क्या है समान है, तो हमने O2 को छोड़ दिया। C और S जो समान होते हैं उसको नहीं लेते, जो असमान होते हैं उसको लेते हैं। तो यहाँ पर C का द्रव्यमान कितना 12 और S का द्रव्यमान कितना है 32। तो अगर इन दोनों तत्वों की बात करें तो यहाँ पर C और S का द्रव्यमान कितना 12:32 कितना है 12 और S का कितना है 32। जब अब हमने C और S को आपस में कंबाइन कराया डायरेक्ट, तो यहाँ C और S का द्रव्यमान कितना निकला 12:64। तो यहाँ C और S का अनुपात क्या था 12:32 और यहाँ C और S का अनुपात क्या था 12:64। इसका अनुपात ज्ञात कर दूं तो हम कहेंगे 12:32 अनुपात 12:64। तो 12 से 12 कट गया, 64 वाला सबसे नीचे जाएगा तो हो जाएगा 64:32। कितना आ गया 2:1। क्या ये अनुपात सरल है कि नहीं है? सरल है। भैया सरल कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ ये आता 2.1:3.2 तो ये दशमलव में होता, पर ये दशमलव में तो वैल्यू है नहीं, ये क्या है सरल वैल्यू है। अब हमारी बात एक बार फिर से समझो, क्योंकि नियम जो कह रहा था वो हमने पूरा बता दिया। क्या नियम था? नियम ये कह रहा था जब भी हम दो तत्व लेते हैं उन दो तत्वों की समान तत्व के साथ क्रिया कराते हैं, उन दो अलग अलग तत्वों की समान तत्व के साथ क्रिया कराते हैं। देखो C की भी हमने O के साथ क्रिया कराई और S की भी O के साथ हमने क्रिया कराई। जब क्रिया कराई तो दो अलग अलग प्रोडक्ट तैयार हुए। इन दो अलग अलग प्रोडक्ट में जो सेम चीज है उसको छोड़ दिया, जो अलग अलग था C और S उसका द्रव्यमानों का अनुपात ले लिया। इसका 12 था, इसका क्या था 32। सबसे पहला। दूसरा हमने क्या करा, ये पहला क्रिया करी। दूसरा हमने C और S की डायरेक्ट क्रिया कराई। जब डायरेक्ट क्रिया कराई तो CH2 बना और यहाँ द्रव्यमान 12:64 निकला। यहाँ पर C और S का अनुपात 12:32 था, यहाँ C और S का अनुपात 12:64 था। हमने इसका और इसका, यहाँ जो C और S का अनुपात था उसका और यहाँ जो C और S का अनुपात था उसका अनुपात ज्ञात किया। कैसे ज्ञात करा? इसको ऊपर रख दिया और इसको नीचे रख दिया, ऐसे अनुपात ज्ञात होता है। जब हमने इसका अनुपात ज्ञात किया तो हमने देखा 2:1 निकला, यानी कि सरल अनुपात निकला। यही व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है कि दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, देखो दो तत्व हैं उनकी भिन्न भिन्न मात्राएं, दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्रा। देखो व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या हम बता रहे थे, हमने तुमको पूरा समझा दिया था। एक बार फिर से हम डेफिनेशन को एक बार समझा रहे हैं। हमने क्या डेफिनेशन क्या कह रहे हैं कि दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं। तो हमने देखा, देखो कार्बन लिया था, शुरुआत में S लिया था। ये दो तत्व हैं जिसकी भिन्न भिन्न मात्राएं हैं। जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे निश्चित तत्व के साथ संयोग करती, तो हमने कहा है तो ये भिन्न भिन्न,
पर ये भी O के साथ संयोग कर रहा है, ये भी किसके साथ संयोग कर रहा है, O के साथ। तो जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे निश्चित तत्व के साथ संयोग करती हैं तो परस्पर या तो उसी अनुपात से संयोग करती है या तो उसी अनुपात का सरल गुणक होती है। इसका मतलब जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती हैं तो जो इसका अनुपात होता है, यहाँ से जो इसका अनुपात निकला और जो डायरेक्ट इसका अनुपात निकला, जब ने इसका अनुपात निकाला तो देखो ये अनुपात सरल गुणक था, वही बात ये कह रहा है। समझ में आया? अब व्युत्क्रमण अनुपात का नियम जो अगला 5वां नियम है वो चलते गेलुसैक का नियम। ये अपने आप में थोड़ा सा कठिन नियम था। अब इसके बाद जितने भी टॉपिक नियम आएंगे सब फटाफट होते चले जाएंगे ना। अब जो है गेलुसैक नियम। गेलुसैक नियम क्या है? मान लो कोई दो गैसें आपस में क्रिया कर रही हैं, जैसे H2 + Cl2 gives to 2HCl। मान लो दो अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं, H2 + Cl2 2HCl। अगर हम इसका अनुपात देखें तो हम कहेंगे इसके आगे कुछ नहीं लगा तो एक माना जाएगा, तो हम कहेंगे ये अभिकारक एक है, यानी कि ये एक मूल है। अगर इसके आगे हम देखा जाए तो ये एक है, ये तो हम कहेंगे ये भी कितना, एक। अगर हम HCl देखा जाए तो HCl कितने, दो। तो गेलुसैक कहता है कि जो अभिकारकों और उत्पादों का अनुपात होता है वही उसके आयतनों का अनुपात भी कह सकते हैं। जैसे इसमें हमने देखा कि H2 अभिकारक एक है, Cl2 अभिकारक एक है और HCl कितना है, दो। तो अगर हम ये कहें या ये कोई पूछे कि ये बताओ सेम गैस, हमको ये पता है ये अनुपात पता है, अगर ये बोल दें कि ये बताओ हाइड्रोजन गैस कितनी है, मान लो कह दें कि हाइड्रोजन 1 लीटर है, कितनी है, 1 लीटर, और पूछ दे कि HCl कितना होगा, तो हम कहेंगे जब ये यहाँ पर एक अनुपात था तो यहाँ कितना था, 2। तो अगर यहाँ पर 1 लीटर होगा अनुपात तो यहाँ कितना होगा, 2 लीटर। बिना कुछ सोचे समझे कह सकते हैं। अगर बोल दे यहाँ पर हाइड्रोजन 1 लीटर है, Cl2 बताओ, तो हमने कहा था जब यहाँ पर एक था अभिकारक तो ये वाला अभिकारक कितना था, 1। तो अगर ये 1 लीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 1 लीटर। यही कह रहा है गेलुसैक नियम कि जो अभिकारकों और उत्पादों का अनुपात होता है वही उसके आयतनों का भी अनुपात होता है। जैसे कभी सवाल आएंगे तो इससे काफी सवाल आते हैं गेलुसैक नियम पे। ये रिएक्शन है, रिएक्शन ऐसे दे देता और ये बोलता है कि ये बताओ कि हाइड्रोजन, बोलेगा ये हाइड्रोजन 2 है तो 2HCl बताओ, तो बोलेगा HCl कितना होगा, कहेगा हाइड्रोजन 2 लीटर है तो HCl बताओ, तो हम कहेंगे जब हाइड्रोजन 1 था तो HCl कितना था, 2 गुना था ना, तो अगर अब ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आ रही है? मतलब कहना ये चाहते हैं कि अभिकारकों और उत्पादों का जो अनुपात होता है वही उसके आयतनों का भी अनुपात होता है, कुछ चेंज नहीं होता है। अगर मान लो कल को ये दे दिया जाए कि H2 हमारा कितना है, 8 लीटर है, कितना है, 8 लीटर, तो बताओ जब ये 1 था तो ये कितना था, 2, जब ये 8 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो आयतनों का अनुपात क्या है, सेम है। तो अगर हमको इसके अभिकारकों और उत्पादों का अनुपात पता है तो हम कभी भी किसी का भी इनके आयतनों का भी अनुपात निकाल सकते हैं। अगर हमको ये चीज पता है तो हम कह सकते हैं कि H2 गैस का आयतन जितना होगा उसे Cl2 और HCl भी भविष्य में निकाल सकते हैं। यही गेलुसैक कह रहा था नियम। गेलुसैक नियम क्या कहता है, कहेंगे गेलुसैक नियम के अनुसार अभिकारकों और उत्पादों का जो अनुपात होता है, अगर देखा जाए तो अभिकारकों और उत्पादों का अनुपात यहाँ क्या, 1:1:2, 1:1:2। तो गेलुसैक नियम के अनुसार लास्ट बार बता रहे हैं क्या होता है, हम कहेंगे गेलुसैक नियम के अनुसार अभिकारकों और उत्पादों का जो अनुपात होता है वही उसके आयतनों का भी अनुपात होता है। यही गेलुसैक का नियम है, यही तुमको एक छोटी डेफिनेशन लिखनी है। बात समझ में आई? गेलुसैक नियम, इसमें किसी कोई समस्या है, बताओ भैया। इस छोटे से नियम में किसी कोई समस्या? ये इसके बाद ये लगभग 5 नियम हमने बताए थे रासायनिक संयोग में, 5 नियम हो गए। अब अगला टॉपिक जो चलेंगे वो चलेंगे मूलरता, मूललता और नॉर्मलता में। ये इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे।
तो पांचों नियम एक बार देख लो एक बार जरा। अगला है मूलरता। मूलरता बहुत अच्छे से समझना क्योंकि इसका न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में, ठीक है। मूलरता क्या होता है हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, अगर समझ लोगे तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 1 लीटर विलियन। मान लो हमने विलियन बनाया। विलियन कैसे बनता है? दो चीजों को मिलाने से हमेशा विलियन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने चीनी और पानी को मिलाया, तो चीनी और पानी को मिलाने से जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? विलियन। तो हमने मान लो विलियन बनाया, तो मान लो कुछ देर के लिए ये वाला विलियन दो चीजों से मिलकर बना है। किससे किससे? चीनी से और पानी से। ये पानी है, ये क्या है? चीनी। चीनी और पानी से मिलकर बना है। अब जब हम ये विलियन बनाया हमने, तो हमने माना चीनी हमने कम ली और पानी क्या लिया? ज्यादा लिया। ज्यादातर हम यही लेते, पानी ज्यादा लेते, चीनी क्या लेते? कम लेते। तो अगर चीनी कम है तो जो कम होता है उसे हम विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय। और जो ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमने विलियन बनाया होगा तो हमने विलेय और विलायक को मिलकर विलियन बनाया होगा, जिसमें विलेय क्या है? चीनी, और विलायक क्या है? पानी। हमने कितना विलियन बनाया? हमने बनाया 1 लीटर, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि जब हमने विलियन बनाया तो इसमें कुछ चीनी मिलाई होगी, कुछ क्या मिलाया होगा? पानी। अगर हम ये कहें इस 1 लीटर विलियन में कितनी चीनी उपस्थित है, या इसको एक शब्द में कहते हैं विलियन की मूलरता ज्ञात करो, बात क्या है? एक है। वही बात समझ पा रहे हो? हम ये कहें इस 1 लीटर विलियन में कितनी चीनी उपस्थित है, यानी कि कितना विलेय उपस्थित है, क्या इसको ये कहते हैं विलियन की मूलरता ज्ञात करो, बात क्या है? एक है। पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट और है। 1 लीटर विलियन में चीनी कितनी उपस्थित है, ये बात तो ठीक है, पर जो चीनी की मात्रा है वो हम ये नहीं कह सकते कि 1 लीटर विलियन में कितनी ग्राम चीनी उपस्थित है या कितने किलोग्राम चीनी उपस्थित है। हमको चीनी की मात्रा किलोग्राम में नहीं बतानी है, हमको ये बताना है चीनी के कितने कण मौजूद हैं। हमको पता है इस दुनिया में प्रत्येक छोटी छोटी चीज कणों से मिलकर बनी है, तो चीनी भी किससे मिलकर बनी होगी? कणों से। मान लो चीनी 10 लाख कणों से मिलकर बनी है, तो इसमें 10 लाख कण मौजूद होंगे चीनी के। चीनी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी। जब पानी और चीनी घुला होगा तो चीनी के इसमें बहुत सारे कण घुले होंगे। तो हमको ये बताना है इस 1 लीटर विलियन में चीनी के कितने कण घुले हुए हैं, उसी को क्या कहते हैं? विलियन की मूलरता। और कणों की गिनती हम लोग पता है किसमें करते हैं? मूलों में करते हैं। जैसे हम लोग पैसों की गिनती लाख में, करोड़ में, हजार में ऐसे करते हैं, ऐसे यहाँ पर कणों की गिनती किसमें करी जाती है? मूलों में। तो हम क्या कह रहे हैं मूलरता की डेफिनेशन? एक लास्ट बार सुनो। हम कहेंगे किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के कितने मोल घुले हैं या विलेय के कितने कण घुले हैं, वही उसकी मूलरता कहलाएगी। समझ में आया? तो मूलरता की डेफिनेशन क्या होगी? हम कहेंगे मूलरता की डेफिनेशन के लिए किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मूलरता कहलाती है। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मूलरता कहलाती है। और यहीं से मूलरता का फार्मूला बनता है। मूलरता का फार्मूला क्या बनता है? मूलरता बराबर होता है विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किस में रखते हैं? लीटर में रखते हैं। और यही तो हमने बताया, विलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोल बताने थे। तो विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मूलरता कहलाती है। ये हो गई तुम्हारी मूलरता की डेफिनेशन। ये पूरा टॉपिक हो जाता है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में मूलरता, नॉर्मलता और जितने टॉपिक बताए सबके न्यूमेरिकल भी हम करवाएंगे। तो ये हुई मूलरता की डेफिनेशन। चाहो जो हमने परिभाषा बोली एक बार लिख लो। क्या हो रहा है? अब अगला टॉपिक है मूलरता। तो मूलरता में क्या अंतर है हमने बताया, वही सेम प्रोसेस है। मूलरता में हमने विलियन बना दिया था, मूलरता में हम विलियन बनाएंगे। विलियन बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो विलेय चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? विलायक। हमने विलियन बनाया नहीं है, अब हम विलियन बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने इस बीकर में विलायक ले लिया।
विलायक कितना ले लिया 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक ले लिया। अब इस 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम भार विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मोललता कहलाती है। हम कहेंगे 1000 ग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मोललता कहलाती है। और अगर हम मोललता का फार्मूला लिखेंगे तो यही लिखेंगे, विलेय के मोल ऊपर लिखेंगे और विलायक का क्या लेते थे भैया बताओ जरा, विलायक का भार, और विलायक का भार किस में लेते थे केजी में। तो यही तो हम कहते थे कि 1 किलोग्राम विलायक के भार में घुलने वाले विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मोललता कहलाती है। तो 1000 ग्राम विलायक का भार नीचे रखा और इसमें घुलने वाले विलेय के मोल कहाँ रखा, ऊपर रखा, और ये आ गया मोललता का फार्मूला। तो हम कहेंगे 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मोललता कहलाती है। बात समझ में आया? चलो इसको लिख लो जो डेफिनेशन। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है नॉर्मलता। नॉर्मलता समझो क्या है, हमने कहा हम 1 लीटर विलियन लेंगे, क्या लेंगे विलियन। हमको पता है विलियन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक विलेय और दूसरा विलायक। हमको पता है जब विलियन बना होगा तो उसमें विलेय जरूर होगा, क्या होगा विलेय। तो हमने कहा इसमें विलेय जरूर होगा। तो अगर हम ये बोलें 1 लीटर विलियन में कितने विलेय उपस्थित है तो यही कहलाएगी नॉर्मलता। पर इसमें थोड़ा एक चीज और ऐड करेंगे, 1 लीटर विलियन में कितना विलेय उपस्थित है ये नहीं बोलेंगे, कितने विलेय के ग्राम तुल्यांक उपस्थित है ये बोलेंगे। भैया ये तो आपने एक नई चीज बता दी। विलेय हम ये मान सकते हैं, ये मान लो कोई विलेय भुला होगा तो उसकी ग्राम में मात्रा बता सकते हैं, लीटर होता तो ये बता सकते हैं लीटर में। पर भैया इसकी मात्रा आप ग्राम तुल्यांक बता रहे हो, ये क्या है? तो हमने बताएंगे अभी ग्राम तुल्यांक क्या होता है, अभी नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। अभी फिलहाल नॉर्मलता की डेफिनेशन समझो और नॉर्मलता क्या होता है इतना समझो। अभी हम ग्राम तुल्यांक के ऊपर भी चर्चा करेंगे। हम क्या कह रहे हैं नॉर्मलता डेफिनेशन कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलेय कितना घुला ये नहीं होना चाहिए, विलेय के ग्राम तुल्यांक कितने घुले हैं। विलेय की संख्या हम किसमें ले रहे हैं अब की बार, ग्राम तुल्यांक में। तो हम कहेंगे 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या ही उसकी नॉर्मलता कहलाती है। इसलिए जब हम लोग नॉर्मलता का फार्मूला बनाते हैं तो हम लिखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांक ऊपर और विलियन का आयतन नीचे। भैया ये बात तो समझ में आ गई कि विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या ही उसकी नॉर्मलता कहलाती है। पर भैया विलेय मान लो फॉर एग्जांपल मान लो ये विलियन है चीनी और पानी का, तो चीनी और पानी से मिलकर बना होगा। पानी ज्यादा होगा तो पानी को विलायक बोलेंगे, चीनी विलेय होगी तो विलेय बोलेंगे। तो मान लो अगर हम यहाँ चीनी का निकालना चाहें तो चीनी का हम ये बता सकते हैं चीनी 200 ग्राम घुली है, मान लो चीनी लिक्विड रूप में हो तो हम ये बता सकते हैं 200 ml घुली हुई है। पर ये चीनी 200 ग्राम तुल्यांक घुली है कैसे बताएंगे, इसका मतलब क्या है? यही तो हम बोले विलेय के ग्राम तुल्यांक। तो भैया विलेय तो समझ में आ गया, विलेय का भार हम ग्राम में कर सकते हैं, किलोग्राम में कर सकते हैं, लीटर में कर सकते हैं। पर भैया विलेय का ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या है? तो ग्राम तुल्यांक को एक बार अच्छे से समझ लो तो और ये टॉपिक एकदम डीपली समझ में आ जाएगा। वैसे तो नॉर्मलता की डेफिनेशन में बता दी, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मलता। ग्राम तुल्यांक क्या होता है ये समझो। हमको पता है जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोग प्राय 3 चीजों की बात करते हैं। कोई भी केमिकल 3 प्रकार का होता है, या तो अम्ल होता है, या तो क्षार होता है, या तो लवण होता है। केमिस्ट्री में इन तीनों के अलावा किसी भी चीज की कभी बात की नहीं जाती, या तो अम्ल की बात करी जाएगी, या क्षार की, या तो लवण की। तो हम लोग यही तीनों टॉपिक की बात करेंगे और इन्हीं यौगिक के तुल्यांक की भार की बात करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमको ये निकालना है HCl का तुल्यांक की भार। मान लो किसी पानी में HCl घुला गया, उस HCl का अगर हमको तुल्यांक की भार निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे जिस भी चीज का तुल्यांक की भार या ग्राम तुल्यांक निकालना, तुल्यांक की भार और ग्राम तुल्यांक एक ही चीज होती है, ध्यान रखना। अगर हमको किसी चीज का तुल्यांक की भार या ग्राम तुल्यांक निकालना तो उसका अणु भार ऊपर रखेंगे, और अगर वो अम्ल है तो उसकी क्षारकता कहाँ रखेंगे, नीचे। ठीक है, इसका अणु भार ऊपर रखेंगे, क्षारकता नीचे रखेंगे। अब भैया सबसे पहले तो ये बात बताओ कि HCl का अणु भार कैसे निकालेंगे।
तो अगर हमको HCl का अणु भार नहीं निकालना आता है तो हमको समझना पड़ेगा HCl में हाइड्रोजन का अणु भार होता है 1 और Cl का कितना होता है 35.5, तो टोटल कितना हो जाएगा अणु भार 36.5, तो अणु भार ऊपर रख दिया। अब भैया HCl की क्षारकता क्या होगी, तो वैसे तो HCl की क्षारकता बहुत कठिन मेथड होता है, HCl को तोड़ो H प्लस Cl माइनस में H जितने प्लस में आए वही होती है, पर अगर तुमको एक सिंपल मेथड बताएं, जितने भी अम्ल हो चाहे HCl हो, ठीक है, चाहे HCl हो, ठीक है, इसमें अगर तुमको इसकी क्षारकता निकालनी है तो सीधी सीधी बात, चाहे H2SO4 हो, तुमको हम डायरेक्ट इनकी क्षारकता देखने का मेथड बता रहे हैं। इसमें जितने H है भाई उसकी क्षारकता होगी, जैसे HCl में कितना H दिख रहा है ये, तो HCl की क्षारकता कितनी होगी 1, HCl में कितना दिख रहा है 1, तो कितनी होगी 1, H2SO4 में कितना H दिख रहा है 2, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी 2। तो इस तरीके हम लोग क्षारकता निकालते हैं। तो HCl की क्षारकता कितनी थी 1, अणु भार कैसे निकाला ये बताया, तो कुल इसका तुल्यांकी भार कितना निकला 36.5। तो किसी भी चीज का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है हमने बताया। भैया ये तो आपने अम्ल की कंडीशन बताई, अगर यहाँ क्षार होता तो क्या होता, लवण होता तो क्या होता, तो जब हम आगे सवाल करवाएंगे तो बताएंगे जब क्षार होगा तो क्या होगा, लवण होगा तो क्या होगा, सवाल में सब कराएंगे। फिलहाल हमने तुमको तुल्यांकी भार को समझाने की कोशिश करी। अगर यहाँ पर क्षार होता तो यहाँ अम्लता आ जाती, और इसी तरीके अम्लता भी काउंट की जाती, जितने OH होते हैं वो काउंट कर लेते हैं। लवणता भी इसी तरीके काउंट की जाती है, तोड़ के जो पहले तत्व के नीचे लिखा रहता है वही होती है। अभी जब सवाल होगा तो और अच्छे समझाएंगे। फिलहाल नॉर्मलता केवल डेफिनेशन की बात करते हैं, और इसको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी चीज बता दी। तो नॉर्मलता की डेफिनेशन क्या होगी, एक बार 10 सेकंड में फिर से समझते फिर आगे चलते हैं। नॉर्मलता हमने क्या बताया, हमने कहा किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या ही उसकी नॉर्मलता कहलाती है, और विलय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं हमने बताया। समझ में आया? चलो जरा एक बार लिख लो और याद कर लो। अगला टॉपिक है मूल प्रभाज, मूल फ्रैक्शन। मूल प्रभाज क्या होता है देखो समझो। हम कहेंगे हमने कोई विलयन बनाया, जाहिर सी बात है, मान लो हमने विलयन चीनी और पानी से मिलकर बनाया, ये हमने चीनी मिलाई और ये हमने क्या मिलाया पानी। अच्छा बताओ, अगर चीनी कम है तो इसको हम क्या कहेंगे विलय, पानी ज्यादा है तो इसे क्या कहेंगे, और जब विलय और विलायक को मिलेगा तो क्या बनाएगा। हमको पता है इस दुनिया में प्रत्येक चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, चीनी भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी, पानी भी। जब हमने चीनी और पानी को आपस में मिलाया होगा और विलयन पूरा बना होगा, तो विलयन भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो। क्यों? मान लो चीनी 1 लाख कणों से मिलकर बनी है, और मान लो पानी 6 लाख कणों से मिलकर बना है। हालांकि ये संख्या में इतने ज्यादा होते हैं, इनकी संख्या लाख में नहीं गिनते, हम बता जरूर रहे हैं ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम मूल में कह देते हैं, क्यों हम फालतू में कहें। मान लो इसकी संख्या 1 मूल है और इसकी संख्या 6 मूल है, ठीक है। हमने माना चीनी के 1 मूल कण है और पानी के 6 मूल कण है। जब हमने चीनी और पानी को मिलाया होगा तो टोटल इसमें कितने कण होंगे बताओ जरा, 7 मूल, क्योंकि 1 चीनी का मूल कण होगा और 6 किसके होंगे, पानी के मूल कण होंगे। अगर हम ये कहें इस पूरे विलयन में विलय के कितने मूल कण हैं, तो वही होगा विलय का मूल प्रभाज। अगर हम कहना चाहें, हम कहेंगे 7 मूल कण है पूरे विलयन में, और 7 मूल कणों में विलय के कितने मूल कण है, 1 है। तो चाहे ये कह दे कि 7 मूल कणों में विलय के 1 मूल कण है, चाहे एक शब्द में ये कह दे विलय का मूल प्रभाज बताओ, बात क्या होगी, एक ही होगी। मतलब विलय के मूल प्रभाज का मतलब है विलयन के कुल मूलों में विलय के कितने मूल हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? विलयन के कुल मूलों में विलय कितना है, उस पूरे विलयन में विलय कितना है, तो विलयन के कुल मूल कणों में विलय के कितने मूल कण है, भाई क्या कहलाएगा, विलय का मूल प्रभाज। इसीलिए जब हम विलय का मूल प्रभाज का सूत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, विलय के मूलों की संख्या क्या लिखते हैं ऊपर, और विलयन के मूल कहाँ लिखते हैं नीचे। और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं
विलयन के कुल मूलों में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या ही उसका मूल प्रभाज कहलाती है। इसलिए देखो विलय के मूलों की संख्या ऊपर रखा और टोटल विलयन के मूल कहाँ रखा, नीचे। बात समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे विलयन के कुल मूलों में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या ही उसका मूल प्रभाज कहलाती है। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी बोल देता विलय का मूल प्रभाज ना बोल के बोलता विलायक का मूल प्रभाज ज्ञात करो। किसका? विलायक का। तो अगर विलायक का मूल प्रभाज ज्ञात करना होगा तो विलयन के कुल मूलों में जहां विलय लिखा वहां क्या कर देंगे, विलायक कर देंगे। समझ में आया? तो अगर विलायक का मूल प्रभाज पूछेगा तो हम कहेंगे विलयन के कुल मूलों में उपस्थित विलायक के मूलों की संख्या ही क्या कहलाती है, विलायक का मूल प्रभाज। जिसका मूल प्रभाज पूछेगा विलयन के कुल मूलों में उसकी संख्या ही उसका मूल प्रभाज कहलाती है। जैसे विलय का मूल प्रभाज पूछे तो विलयन के कुल मूलों में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या, और विलायक का पूछे तो विलयन के कुल मूलों में उपस्थित विलायक के मूलों की संख्या ही उसका मूल प्रभाज कहलाती है। तो चलो डेफिनेशन लिख लो, हेडिंग डालो विलय का मूल प्रभाज। पर लिखो विलयन के कुल मूलों में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या ही उसका मूल प्रभाज कहलाती है। चलो अगला जो टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रीजन। देखो लिमिटिंग रीजन को तुम इस तरीके समझ सकते हो, अगर तुमको हम एक उदाहरण के द्वारा समझाएं। अगला जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रीजन यानी कि सीमांत अभिकर्मक। लिमिटिंग रीजन यानी कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए हम एक तुमको सिंपली सा उदाहरण देते हैं ताकि तुम इस टॉपिक को समझ जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमें चाय बनानी है फॉर एग्जांपल, और 1 कप चाय बनानी है या 1 गिलास मान लो में चाय बनानी है, तो हमको पता है 1 गिलास चाय बनाने के लिए हमको मान लो 1 कप दूध की आवश्यकता है ना। अब 1 कप पानी मान लो और 1 चम्मच चीनी और एक चम्मच ही मान लो चाय पत्ती, नमक और बेटी वीडियो चल रहा है। मान लो अदरक वदरक अपने हिसाब से देख लेना, हम ऐसी चाय पीते हैं, ठीक है। अब देखो हमको 1 कप चाय की आवश्यकता है। अगर हम ये कहें कि हमारे पास चाय की पत्ती 202 कुंटल है, तो क्या तुम्हारे पास अगर चाय पत्ती 2 कुंटल है तो क्या तुम चाय 1 कप से ज्यादा बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। 2 कुंटल चाय पत्ती है, क्या तुम 200 लीटर चाय बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। जब चाय एक चम्मच चाय पत्ती थी तो तुम 1 कप बना रहे थे, इस हिसाब से हमने तुमको दे दी लगभग 2 लाख चम्मच चाय पत्ती, तो 2 लाख कप तो नहीं बना सकते हो तुम। क्या बना सकते हो? नहीं बना सकते। चलो हमने कह दिया चीनी भी तुम ले लो 100 कुंटल या 100 किलो तुम चीनी भी ले लो, आप कप बढ़ा दो, आप 100 कप चाय बढ़ा दो, बना सकते हो? अभी भी नहीं बना सकते हो। हमने कहा कि चलो पानी भी बढ़ा दो 100 लीटर बढ़ा दो, अब क्या चाय बना सकते हो? अभी भी पूरी अच्छी चाय नहीं बन सकती। हमारे कहने का मतलब क्या है, हमारे कहने का मतलब समझो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे कम होता है वही अभिक्रिया को चला रहा होता है। इसमें सबसे कम क्या है, सब तुमने बढ़ा दिया, सबसे कम क्या है, दूध। यही पूरी रासायनिक अभिक्रिया को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये बढ़ जाए तो अपने आप चाय ज्यादा बनेगी, पर अगर ये नहीं बढ़ता है तो चाहे ये 3 चाय जितना बढ़ ले, इन तीनों की औकात नहीं है कि कोई भी उत्पाद बना दे ज्यादा। ये है रीजन, ये है लिमिटिंग रीजन। जो कम होगा, जो पूरी रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा, वही बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। जैसे इन चारों में देखो, ये चाहे जितना बढ़ जाए, चाहे ये जितना बढ़ जाए, चाहे ये जितना बढ़ जाए, पर अगर दूध नहीं बढ़ रहा है तो चाय नहीं बनेगी ज्यादा। ये कंट्रोल करेगा। अगर ये 2 कप दूध बढ़ा तो 2 सबसे ले लेगा, बन जाएगा। 3 कप बढ़ा तो 3, 4 कप तो 4। ये कंट्रोलर है।
तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में सारे अभिकारक बढ़ने चाहिए। जो सबसे कम होता है, जो सबसे कम होता है, एक उससे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रीजेंट। और हमने देखा कि यही अभिक्रिया को कंट्रोल कर रहा होता है। अभी हमने तुमको एग्जांपल के द्वारा बताया। तो हमने कहा वह अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से प्रयुक्त होकर, ये अभिकर्मक बोलते इसे, जो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से होकर उत्पादों की मात्रा को सीमित करता है। यही तो उत्पाद की मात्रा को सीमित कर रहा है। यही तो कह रहा है, नहीं भैया तुम चाहे जितनी हो जाओ, हम एक ही कप रहेंगे, तो एक ही कप उत्पाद प्राप्त होगा। अगर 2 कप होगा तो क्या होगा, उत्पाद 2 कप। ये 3 कप होगा तो ये 3 कप। तो यही तो उत्पाद की मात्रा को सीमित कर रहा है। क्या इसके बढ़ने से कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यही तो हम कहेंगे लिमिटिंग रीजन क्या होता है, वो अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त हो रहा हो और उत्पाद की मात्रा को सीमित कर रहा हो, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। अब हम तुमको देखते हैं एक बढ़िया सा उदाहरण, जैसे H2 + Cl2 gives to 2HCl। अगर हम कहते हैं यहाँ पर अभी H2 एक है, एक H2 है तो कितना Cl प्राप्त हो रहा है, 2। मान लो हमने कह दिया यहाँ पर H2 8 है पर Cl2 ना बढ़ाए, तो क्या HCl बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जब तक Cl नहीं बढ़ेगा 8, Cl भी 8 होना चाहिए, तब यहाँ पर HCl बढ़ेगा। अगर H2 के केवल बढ़ने से काम नहीं चलेगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ पर 8 H2 होता तो लिमिटिंग रीजन क्या हो जाता, Cl2। बात समझ में आया? चलो, ये लिमिटिंग रीजन की डेफिनेशन है कि वह अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से प्रयुक्त होकर उत्पादों की मात्रा को सीमित करता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। जैसे अगर यहाँ H2 की मात्रा 8 हो तो फिर Cl2 क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तब यहाँ पर HCl ज्यादा बढ़ेगा। यही उत्पाद की मात्रा को सीमित कर रहा है और रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त हो रहा है। बात समझ में आया? सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा ये लिख लो और फिर अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक है रस समीकरण मिति गुणांक। अब समझो रस समीकरण मिति गुणांक क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। देखो, कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे ये तुम अभिक्रिया देख रहे होगे संतुलित है, रासायनिक अभिक्रिया कोई भी संतुलित है, उसमें जो अभिकारक और उत्पाद के मूल्यों की संख्या वही कहलाएगी रस समीकरण मिति गुणांक। जैसे इस अभिक्रिया में रस समीकरण मिति गुणांक क्या होगा, हम कहेंगे यहाँ पर अभिकारक के कितने मूल हैं, 2, इस उत्पाद के कितने मूल हैं, 2, और इसके कितने मूल हैं, 3। आगे जो लगा रहेगा वही कहलाएगा, जो आगे लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, मूल। नीचे वाले से दिक्कत नहीं, यहाँ जो बाद में लगे रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है, जो आगे लगा रहता है वही मूल कहलाता है। यहाँ पर कितने मूल हैं, 2, इसके कितने मूल हैं, 2, इसके कितने मूल हैं, 3। तो हम कहेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया में रस समीकरण मिति गुणांक क्या होगा, 2,2,3। बात समझ में आया? तो हम कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों की संख्या ही उसका रस समीकरण मिति गुणांक कहलाती है। जैसे प्रस्तुत रासायनिक अभिक्रिया में रस समीकरण मिति गुणांक 2,2,3 है। समझ में आ रहा समीकरण मिति गुणांक की परिभाषा? बताओ जरा।